नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस विषय में हम अनुवाद के सामान्य सिद्धांत और अनुवाद की समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है मुझसे आगे पढ़ेंगे। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है सफल अनुवाद के सूत्र। एक अनुवाद कब सफल होता है, उसके लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, और इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो एक अनुवाद बेहतरीन अनुवाद होता है और वो एक सफल अनुवाद कहलाता है। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि एक अनुवाद को सफल बनाने के लिए हमें कौन कौन से सूत्रों को काम में लेना होगा, किसे हमें ध्यान में रखना होगा। अनुवाद की समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिसके कारण अनुवाद सार्थक हो, अनुवाद सफल हो। तो इसके लिए हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे, विषयविद एवं भाषाविद। अनुवादक के लिए पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त विषयविद एवं भाषाविद होना है। अनुवादक को अनुवाद्य विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह शब्दों का, तकनीकी शब्दों का सही अर्थ में, सही संदर्भ और सही परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कर सके। इसी प्रकार उसी स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का पंडित होना चाहिए ताकि वह दोनों भाषाओं की अभिव्यक्तिगत इकाइयों की समानताएं एवं विषमताओं के बीच अनुवाद की सप्राणता और विश्वसनीयता बनाए रखने में सफल हो सके। तो ये तो पहली शर्त हो गई, विषयविद एवं भाषाविद होना अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है प्रयुक्ति स्तर, कि हर भाषा का प्रयोग आप किस प्रकार से कैसे करेंगे। हर भाषा की एक प्रत्युक्ति होती है, अर्थात किसी विशेष लक्ष्य के लिए, किसी विषय व्यवसाय के लिए एक विशेष भाषा होती है। अलग अलग विषयों के अनुसार भाषा के बदलते रूप को प्रयुक्ति कहते हैं। खेलकूद की हिंदी विज्ञान की हिंदी से अलग होगी और विज्ञान की हिंदी बाजार भाषा की हिंदी से अलग होगी और काव्य भाषा बाजार भाव वाली हिंदी से अलग होगी। मान लीजिए अगर बिल शब्द अर्थशास्त्र में आता है तो उसका अर्थ वस्तु की कीमत का परिचायक है, और यदि यही शब्द विधि में आता है तो इसका अर्थ वसीयतनामा में परिवर्तित हो जाता है। अनुवादक को इस लैंग्वेज रजिस्टर से पूर्ण परिचित होना चाहिए। ये अनुवाद की एक महत्वपूर्ण शर्त है कि हमें भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना ज़रूरी है कि वो शब्द किस रूप में वहाँ प्रयुक्त हो रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपरिवर्तनशील व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अनुवादक को व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अनुवाद के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तथाकथित संज्ञाओं का अनुवाद नहीं होता, उसका लिप्यंतरण कर काम चलाया जाता है। इतना अवश्य है कि स्रोत भाषा की किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा से हटकर कोई अन्य नाम प्रचलित हो तो अनुवादक को बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के प्रचलित नाम का ही प्रयोग करना चाहिए। ग्रीक शब्द प्लाटोन के लिए हिंदी में प्लेटो शब्द सर्वमान्य सर्वस्वीकृत है, अतः अनुवाद के समय प्लाटोन के स्थान पर प्लेटो का उपयोग करना चाहिए। अगर स्रोत भाषा के किसी शब्द के लिए लक्ष्य भाषा में एक से अधिक शब्द प्रचलित हो तो संदर्भ को दृष्टिगत रखकर संदर्भानुकूल समुचित शब्द को चुनना चाहिए। जैसे हिंदी में अमेरिका और अमेरिका में अमेरिका शब्द अधिक प्रचलित हैं, अतः अमेरिका का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा बिंदु इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि उच्चारित ध्वनि का हिंदीकरण। कभी कभी ज्ञान, विज्ञान, औद्योगिकता आदि के कारण एक भाषा का शब्द भंडार दूसरी भाषा से विभिन्न ज्ञान शाखाओं में व्यापकतर हो जाता है और अनुवादक के सारे प्रयत्नों के बावजूद स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति इकाई के समानांतर अभिव्यक्ति इकाई लक्ष्य भाषा में संभव नहीं दिखाई देती।
ऐसे समय उच्चारण को दृष्टिगत रख स्रोत भाषा की शब्द ध्वनियों को लक्ष्य भाषा की निकटतम ध्वनियों में सहजीकृत कर लेना चाहिए। उदाहरण, एकेडमी जो स्रोत भाषा का शब्द है, लेकिन अकादमी ये लक्ष्य भाषा में आता है। इसी प्रकार कभी कभी स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की अपनी अपनी प्रकृति के कारण कुछ ऐसे शब्द भी अनुवादक से टकराते हैं जिनका उच्चारण वर्तनी से अलग होता है, परंतु लिखा वह जाता है वर्तनी के अनुसार। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का फादर शब्द है, इसका उच्चारण फादर है, परंतु लिखते फादर है। अतः अनुवादक को फादर शब्द ग्रहण करना चाहिए, न कि फादर। इसी तरह कभी कभी स्रोत भाषा के शब्द का समशील शब्द लक्ष्य भाषा में न मिलने पर अनुवादक को ये छूट होती है कि वह स्रोत भाषा के शब्द का विश्लेषण कर उपसर्ग, प्रत्यय अथवा समास आदि का ध्यान रखकर स्रोत भाषा की शब्दाभिव्यक्ति के समानांतर लक्ष्य भाषा में भी शब्दाभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। जैसे रजिस्ट्रेशन के स्टेशन के लिए हिंदी में करण का प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण, पंजीकरण। पांचवा मुख्य बिंदु है इसके लिए क्रिया रूपों की समस्या। सामान्य रूप से रूपों के अनुवाद उन्हीं रूपों में किए जाते हैं जैसे एक वचन का एक वचन में, बहुवचन का बहुवचन में, परंतु विभिन्न भाषाओं में अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक मर्यादाओं एवं आचरण के कारण अथवा भाषा की अपनी प्रकृति के कारण रूपों का अनुवाद गणितीय ढंग से नहीं चल पाता। अनुवादक को कभी एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग करना आवश्यक लगता है। जैसे पिताजी दिल्ली गए हैं, इसमें संज्ञा एक वचन है पर क्रिया बहुवचन की प्रयुक्त की गई है। इसी प्रकार पीपल से जनता कहती हैं के साथ क्रिया का रूप एक वचन का है। अतः अनुवादक को इस छूट का यथास्थान उपयोग करना चाहिए। छठा मुख्य बिंदु है लिंग की समस्या। अनुवादक को कभी कभी लिंग समस्या से भी जूझना पड़ता है। एक शब्द एक भाषा में पुल्लिंग होता है तो वही शब्द दूसरी भाषा में स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे व्यक्ति शब्द गुजराती में स्त्रीलिंग है परंतु हिंदी में पुल्लिंग है। इसी प्रकार हिंदी की चाय स्त्रीलिंग है, मराठी चाह पुल्लिंग हो जाता है। अनुवादक को इस बारे में सावधान रहना चाहिए। परिवेश एवं प्रसंग सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की रचना के परिवेश एवं प्रसंग को समझकर ही अनुवादक को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना चाहिए। इंग्लैंड एक ठंडा देश है, वहाँ सूरज का दिखना निकलना बड़ा अच्छा है, वो प्रसन्नतादायक माना जाता है, पर भारत में सूरज का निकलना साधारण बात है। अतः अपने किसी आदमी को बहुत दिनों बाद देखकर अगर अंग्रेज कहे यू कम एज सनलाइट, तो इसमें उसका आह्लाद और पुलक भाव ही प्रकट होता है। किंतु हिंदी में तुम सूर्य प्रकाश की तरह आए के स्थान पर तुम्हारे आने से बड़ी खुशी हुई, यह अनुवाद सही एवं स्वस्थ कहलाएगा। अंग्रेजी भाषा के अनुवाद करते समय अनुवादक को कुछ और तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अंग्रेजी भाषा में कर्ता के अनुरूप क्रिया होती है, परंतु हिंदी में कभी कर्ता के अनुसार कभी कभी किसी के अनुसार नहीं होती। उदाहरण, लड़के ने लड़के को मारा। ये भी ध्यान देना है कि हिंदी भाषा की प्रकृति कृतवाच्य प्रधान है तो अंग्रेजी की कर्मवाच्य प्रधान है। अतः इट इज़ रिक्वेस्टेड का सही अनुवाद होगा प्रार्थना है, न कि प्रार्थना की जाती है। अंग्रेजी में व्हेन और इफ़ वाक्य के उत्तरार्ध में भी प्रयुक्त होते हैं, जबकि जब तथा यदि समुच्चय बोधक शब्द हिंदी में वाक्य में पूर्वार्ध में आते हैं। अंग्रेजी आर्टिकल ए एन द आदि का अनुवाद हिंदी में नहीं होता। उदाहरण, ही इज़ ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। एक का अनुवाद एक नहीं होगा। कभी कभी अनुवाद में आगम लोप सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी किसी शब्द को लाना पड़ता है तो कभी कभी किसी शब्द को छोड़ना भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, श्री मंजुल जैन इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म, श्री मंजुल जैन को सूचित किया जाता है। हेयर बाय का यहाँ लोप हो गया।
इसी प्रकार कभी कभी कोई शब्द अनुवाद को पुख्ता और स्पष्ट करने के लिए जोड़ना पड़ता है। उसके पास हज़ारों जानवर हैं का अनुवाद ही हैज़ थाउजेंड ऑफ एनिमल्स न होकर ही हैज़ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कैटल होगा। अंग्रेजी में प्राय विशेषण का लिंग तथा वचन भेद नहीं होता, परंतु हिंदी में होता है। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। अंग्रेजी में गुड बॉय, हिंदी में अच्छा लड़का, एक वचन है। अंग्रेजी में गुड बॉयज़, हिंदी में अच्छे लड़के, बहुवचन के। इसी प्रकार अंग्रेजी में कुछ विशेषण कुछ विशेष संज्ञाओं के साथ आते हैं, परंतु उनके हिंदी अनुवाद के समय संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग व अभिव्यक्ति इकाई बदल जाती है। ऑनररी विशेषण सेक्रेटरी और डिग्री दोनों के साथ आता है, परंतु प्रयोग में ऑनररी सेक्रेटरी का अनुवाद अवैतनिक सचिव होगा, जबकि ऑनररी डिग्री का मानद उपाधि। इसी में जब हम देखते हैं कि अनुवादक को जहाँ तक हो सके पुनरुक्ति से बचना चाहिए। कभी कभी जब हम ये देखते हैं कि श्रोत भाषा में प्रभावी व्यंजना की दृष्टि से रचनाकार एक ही शब्द का अथवा उसके अनेक पर्यायों का प्रयोग रचना में कर देता है, इससे अनुवादक को पर्यायों की तलाश करनी पड़ती है। परंतु इसके साथ ही साथ ये भी कठिनाई है कि पुनरुक्ति शब्द मूल भाषा की रचना के भाव सौंदर्य एवं कला सौंदर्य में भी अभिवृद्धि करती हैं, किंतु लक्ष्य भाषा में पुनरुक्ति के अनुवाद के असंतुलन के कारण रचना लड़खड़ाने लगती हैं। उदाहरण के लिए दिल धड़क धड़क कर कह रहा है, कदाचित अन्य भाषा में धड़क धड़क में ध्वनित रोमांटिक अंदाज को धड़क शब्द के दोहराए जाने पर अभिव्यक्त न कर पाए। एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु हमें ध्यान रखना है अनुवाद को सफल बनाने के लिए, वो है भाषा शैली। 8वां बिंदु है भाषा शैली। अगर अनुवादक कथ्य एवं कथन की दृष्टि से मूल की निकटतम अनुकृति हैं, तो उसकी भाषा शैली पर चर्चा न करना असंगत होगा। प्रवाहमयी भाषा जो लक्ष्य भाषा में रचना को सजीव, सप्राण, विश्वसनीय, आकर्षक तथा सहज बनाती हैं, वही अप्रत्यक्ष रूप से वह स्रोत भाषा की समृद्धि का संकेत भी करती है। अतः यह आवश्यक है कि अनुवाद करते समय भाषा शैली के प्रयोग के संबंध में अनुवादक सचेत और सतर्क रहे। अनुवाद में लक्ष्यों में समस्तरता का ध्यान रखा जाना चाहिए। समस्तरता से तात्पर्य है एक ही प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग अनुवाद में किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, अगर हम उर्दू की शब्दावली का प्रयोग करना चाहते हैं तो आंखें खूबसूरत हो जाएगी, और अगर इसी बात को तत्सम प्रधान संस्कृत शैली में कहना हो तो नेत्र सुंदर हो जाएंगे। हिंदी में संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उर्दू एवं हिंदुस्तानी तीनों शैलियों का चलन है। किसी भी अनुवाद में विशेष रूप से इनमें से किसी एक शैली का प्रयोग होता है, और अत्यधिक प्रसंगवश जरूरत पड़ने पर एकाधिक शैलियों का प्रयोग स्रोत भाषा के समानांतर किया जा सकता है। भाषा प्रयोग में प्रवाह के लिए जहाँ शब्दों की समानांतरता का महत्व है, वहाँ उनकी समरूपता भी आवश्यक है। समरूपता से तात्पर्य है कि प्रयुक्त शब्द एक दूसरे की ध्वनि को ग्रहण करें। जैसे अपना सपना में शब्दों की समरूपता है, परंतु मेरा सपना में तुकाश्रित शब्द की ध्वनि नहीं है। शब्दों की समिष्टता एवं समरूपता के साथ साथ हमें वाक्यांशों की एक रूपता का भी ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण से बात साफ हो जाएगी। 2 वाक्य हम यहाँ उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। पहला, वह शक्तिशाली हैं तो तुम भी कमज़ोर नहीं हो, और अगर उनके पास दल है तो तुम भी अकेले नहीं हो।
दूसरा वाक्य है कि वह शक्तिशाली हैं तो तुम भी कमज़ोर नहीं हो और तुम भी अकेले नहीं हो अगर उनके पास दल है। दोनों वाक्य देखिए यहाँ अलग अलग रूप में हैं। निश्चित रूप से पहले वाक्य में दूसरे वाक्य की तुलना में काफ़ी प्रभावमयता है, क्योंकि उसमें वाक्यांशों में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया गया है। तो मूल रूप से हम देखते हैं तो ये एक सफल अनुवाद के सूत्र हो सकते हैं, जिसे अगर ध्यान में रखा जाए तो ये अनुवाद बेहतर होगा। अनुवादक को भाषाविद होना चाहिए, विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसका प्रयुक्ति स्तर अच्छा होना चाहिए, अपरिवर्तनशील व्यक्तिवाचक संज्ञाओं पर ध्यान देना चाहिए, उच्चरित हिंदी ध्वनि का हिंदीकरण अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्रिया रूपों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, लिंग की समस्या पर ध्यान देना चाहिए, परिवेश एवं प्रसंग को उसे ध्यान में रखना चाहिए और अंत में भाषा शैली पर तो उसे अपना पूर्ण ध्यान देना ही चाहिए। तो इन माध्यमों से हम एक अनुवाद को सफल अनुवाद बना सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। इस जो आज हमने जो पढ़ा है, अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम बात करके इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।